अपने ध्यान को धीरे धीरे इस 5 तत्वों की दुनिया की सभी बातों से निकालते हुए भीतर की तरफ ले जाएं। अपने मन को साक्षी होकर देखें। जैसे आप डिटैच होकर अपने ही मन में चल रहे विचारों को देख रहे हो। मैं आत्मा साक्षी अवस्था में अपने मन के विचारों को आते जाते देख रही हूँ। देखते देखते विचारों की गति धीमी होती जा रही है। मन में जो विचारों की लहरें उठ रही थी वो शांत हो गई है। जैसे तालाब की ऊपरी सतह होती है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल शांत। ऐसे मेरा मन हो गया है। बिल्कुल साफ, स्थिर। जैसे तालाब शांत हो तो आप अपना चेहरा उसमें देख सकते हैं। ऐसे ही शांत मन की स्थिति में मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप का दर्शन कर रही हूँ। मेरा शांत स्वरूप ऐसा ही स्थिर है, स्वच्छ है।
कुछ कड़ियाँ अपनी शांति के प्रतिबिंब को मन के आईने में देखें। ओम शांति। ओम शांति। आज हम पहले 3 शब्दों को समझेंगे, बीइंग, डूइंग एंड बिकमिंग। ठीक है। हम अपने आप को जो सोचते हैं, है ना, द बीइंग दैट आई एम, जैसा हम सोचते हैं अपने बारे में वैसा ही हम करते हैं और वैसे ही हम बनते हैं। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं सोचूं आई एम अ टीचर, तो if I am a teacher, I think like a teacher, speak like a teacher, act like a teacher. So I become a teacher. है ना? तो आप जैसा अपने आप को डिफाइन करते हैं वैसे ही कर्म करते हैं और वैसे ही बनते हैं। अब आपकी मान्यता में यदि ये है कि मैं एक माँ हूँ और माँ चिंता करती है, या मैं एक पिता हूँ, ब्रेड विनर हूँ घर का और फिक्र करना मेरी पहली ड्यूटी है, तो फिर आप फिक्र करेंगे और फिर आप फिक्र स्वरूप बनते जाएंगे, क्योंकि वो आपकी मान्यता है। तो अगर मैं आपको कहूँ आप अपने आप को माँ या पिता समझें और फिक्र ना करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में आता है ना। इफ़ आई एम अ मदर, आई एम अ फादर, आई डू फिक्र एंड फिर मेरा वो फिक्र का स्वरूप बनना ही है। तो इसीलिए जब हम अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं तो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका सेंस ऑफ सेल्फ वही है तो आपके कर्म भी वही रहेंगे और आप बनते भी वही जाएंगे, वही संस्कार आप बनाएंगे। तो इसीलिए जो मैं आत्मा हूँ इसको समझ रहे हैं, ये शिफ्ट आपके कर्मों और संस्कारों में शिफ्ट लाने के लिए अनिवार्य है। अब आज हम समझेंगे कि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं और जब हम अपने को बॉडी समझकर चलते हैं, दोनों में क्या फ़र्क आता है। तो सबसे पहली बात, जैसे हमने समझा आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा के पास चॉइस है, कानों से सुने, आँखों से देखे या ना देखे, ना सुने, इतना हमने समझा है। और आत्मा के 3 ऑर्गन्स मन, बुद्धि, संस्कार है। आपने हमेशा सुना होगा आत्मा एक एनर्जी है। लोग कहते हैं आत्मा एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कौन सी एनर्जी है आत्मा?
है ना। तो वो हमें आज विचार करना है। तो आत्मा फिजिकल एनर्जी नहीं है, हीट लाइट एटॉमिक न्यूक्लियर कुछ नहीं है, केमिकल एनर्जी नहीं है। आत्मा कौन सी एनर्जी है? आत्मा को हम कहते हैं सतो गुणी सत्ता। आत्मा 7 गुणों की एनर्जी है। द सोल इज मेड अप ऑफ 7 क्वालिटीज। वो 7 गुण क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। बोलिए, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ठीक है। इंग्लिश में नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर। KPPLHBP, KP प्रसाद के लो हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, इजी है ना। तो ये शॉर्टकट आपको बता दिया। तो ये हमारे गुण हैं, हम आत्मा इससे बने हैं, है ना। आप देखो, जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, तो पानी चाहिए, खाना चाहिए, हवा चाहिए, ये कौन करता है? शरीर करता है। लेकिन आप सारे दिन शांति चाहिए, खुशी चाहिए भी कर रहे हैं, वो कौन कह रहा है? शरीर। तो वो भी तो कोई कह रहा है ना, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो वो किसको चाहिए? वो आत्मा को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो जिससे बना है, जब उसमें कमी होती है तो उसको वो चाहिए होता है। ठीक है। अब हम आत्मा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति से बने हैं, इसलिए हम सारे दिन इनके लिए चाहिए चाहिए करते रहते हैं, राइट। अब हम जब ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति से बने हैं, तो आज कमी क्यों आ गई है? आज चाहिए चाहिए क्यों चल रहा है? क्योंकि एक छोटा सा नियम है, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो हम ज्ञान हमारे अंदर है, शांति हमारे अंदर है, खुशी हमारे अंदर है, पर हम उसे यूज़ नहीं करते, इसीलिए वो धीरे धीरे अनअवेलेबल होती चली जा रही है। अब मैं आपको सृष्टि का बेसिक डिज़ाइन बताती हूँ। आपने सुना है शेक्सपियर को कहते कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम एक्टर्स हैं। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। तो इस सृष्टि रंगमंच पर हम माना आत्मा, ये शरीर का कॉस्ट्यूम पहनकर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। और हमारा कोई एक घर है जहाँ से हम आते हैं, इसलिए आप कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, आना है और जाना है। तो आपको कहीं जाना भी है, कहीं से आप आए भी हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, वो हम बाद में समझेंगे। आज के लिए हमें समझना है कि हम एक एक्टर हैं, यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं। अब जब आप रोल प्ले कर रहे हैं ये कॉस्ट्यूम लेकर, तो इस सृष्टि रंगमंच का डिज़ाइन क्या था? डिज़ाइन ये था कि आप जहाँ से आए हैं आप भरपूर हो के आए हैं, आप आत्मा के अंदर सब कुछ है, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, आप फुल हैं। यहाँ आकर आपको उसे एक्सप्रेस करना था इन एक्शन। ठीक है। एक्शन क्या होता है? सोच, बोल और कर्म। आपको अपने हर सोच, हर बोल, हर कर्म में अपने इन 7 क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करना था, राइट। और जब आप इसे एक्सप्रेस करते तो ये मल्टीप्लाई अपने आप होता चला जाता। ये बेसिक डिज़ाइन था। लेकिन हमें किसी ने समझा दिया कि तुम तो पैदा हो गए, तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुमने तो सृष्टि पे एहसान कर दिया, अब जो करना है दूसरों को करना है। तुम्हें प्यार देना, शांति देना, खुशी देना दूसरों की जिम्मेवारी है ना। तुम्हें सिर्फ बैठकर उसे रिसीव करना है।
ठीक है। तो हम ज्ञान को एक्सप्रेस करने की जगह उसको मांगने लगे, ढूंढने लगे। शांति को एक्सप्रेस करने की जगह हम उसे ढूंढने लगे, प्यार ढूंढने लगे, खुशी ढूंढने लगे। और जब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो आपको ये पता ही नहीं कि ये अंदर है और हम इसको काम में भी लगा सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग आप वेट कर रहे हैं, है ना। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा आई लव यू। ये नहीं कहते यू आर लव, कहते वी लव यू। तो हमें पता चलता है इनका काम है हमें प्यार करना, है ना, और हमारा काम क्या है, प्यार रिसीव करना। जब हमें कोई खिलौना दिया जाता है तो कहते हैं आप खुश, तो हमें पता चलता है कुछ मिले तो खुश होना है, वरना ऐसे फालतू में खुश नहीं होना है। ठीक है, आप खुश तो आप वैसे भी हो सकते थे, लेकिन अब आप कुछ ना मिले तब तक खुश नहीं होते। तो हमने जो क्वालिटी हम हमेशा एक्सप्रेस कर सकते थे, अब हमने उस पर बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए हैं। ठीक है ना। आप देखो, शांत रहने के लिए हमने अंदर मेंटल कंडीशन लगाए हैं। क्या कंडीशन है, जब सारे चुप हो जाएंगे तो हम शांत होंगे, एक भी आवाज़ नहीं आएगी तो हम शांत होंगे, है ना। अब छोटी सी बात है, जब म्यूज़िक बजता है, कमेंट्री चलती है, तो आप शांत हो पाते हैं, राइट। तो जब कोई बात करता है, फ़ोन बजता है, तो क्यों नहीं शांत हो सकते, वो भी तो म्यूज़िक ही है। एक फ़ोन का रिंगटोन बज रहा है, वो भी तो म्यूज़िक है, लेकिन आप उसमें शांत नहीं हो पाते। आप कहते हैं डिस्टर्ब हो गए, फ़ोन बजा ना तो डिस्टर्ब हो गए, या वो सामने वाला बात करने लगा तो हमारी शांति भंग हो गई। लेकिन वही जब कमेंट्री चल रही है तो आपकी शांति बन कैसे रही है, और जब म्यूज़िक चल रहा है तो आप शांत कैसे हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमने अपने यहाँ ब्लॉक्स लगाए हुए हैं कि ऐसा होगा तो हमारी शांति भंग हो जाएगी, ऐसा होगा तो भंग नहीं होगा। लेकिन ट्रूथ ये है, आप जब चाहें, जिस एनवायरनमेंट में चाहें, जितनी देर चाहें शांत रह सकते हैं। सिर्फ आपको अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं हूँ ही शांत, मैं शांत हूँ। सोचा मतलब मैं कहीं भी शांत हो सकता हूँ, कितनी भी देर शांत रह सकता हूँ। शांति मेरी अपनी क्वालिटी है, उसके लिए मुझे किसी का मोहताज नहीं बनना है कि ये शांत होंगे, वो शांत होंगे तो हम शांत होंगे। ठीक लग रही है बात या नहीं, है ना। इसको हमें यहाँ से शेड करना है, इन बिलीफ सिस्टम्स को। हमारी एक बहन है, उसके छोटा बच्चा है, तो जब मेडिटेशन होता है ना, तो आजकल क्या जूम पे भी क्लासेस होने लगी कोविड के दौरान। तो वो बैठती है वीडियो ऑन करके, तो उसका बच्चा जैसे ही देखता है ना मम्मी योग में बैठ गई, वो आ जाता है और सर पे चढ़ के बैठता है, बिल्कुल, है ना। छोटा बच्चा है, बिल्कुल सर पे चढ़ जाता है, बाल खींचता है, उसकी आँखों को ऐसे ऐसे खींचेगा, है ना, कभी उसके मुख में कुछ खिलाएगा, तो ऐसे वो करता रहता है। और ये बिल्कुल शांत बैठी रहती है। फिर 5 मिनट बाद उसको रियलाइज़ होता है मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, नहीं तो हिल भी नहीं रही है, तो चला जाता है। एवरी डे हम ये चीज़ देखते हैं। वो आता है, 5 मिनट डिस्टर्ब करता है, ये पूरी शांत रहती है और वो 5 मिनट के बाद चला जाता है। तो हर आत्मा के लिए ये पॉसिबल है कि आप कुछ भी होता रहे शांत रह सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये है, रहेगा। आवाज़ की दुनिया में आवाज़ होगी, ये आवाज़ की दुनिया है। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ साउंड एंड साइट्स। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आवाज़ ना हो, कोई कुछ दिखाई ना दे, हमेशा सब कुछ रहेगा। लेकिन जब आप याद रखेंगे मैं हूँ ही शांत, ये मेरी क्वालिटी है, तो मैं कभी भी किसी भी एनवायरनमेंट में कितनी भी देर तक शांत रह सकता हूँ। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, है ना। जैसे हमें ये सिखाया गया कि आवाज़ आपकी शांति को डिस्टर्ब कर सकती है, तो हम डिस्टर्ब हुए,
ऐसे आज ये ज्ञान आपको मिल रहा है कि मैं शांत हूँ, मैं कहीं भी शांत रह सकता हूँ। बस आप वो थॉट लेके बैठे, मैं आत्मा अंदर बिल्कुल शांत बैठी हूँ। एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आप रह पाते हैं या नहीं। और जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जिस शांति के लिए आप सबके हाथ जोड़ रहे थे ना, कि आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, वो आपके पूरे कंट्रोल में है। राइट, ठीक है ना। दूसरा है प्योरिटी, है ना, तन की, मन की, धन की प्योरिटी। प्योरिटी आपकी अपनी क्वालिटी है। पवित्र रहना आपका अधिकार है। आप चाहें तो हमेशा पवित्रता का पालन कर सकते हैं, है ना। अब इसकी डिटेल में बाद में कभी सुनाऊंगी, क्योंकि पवित्रता की बात सुनने से थोड़ा डर जाते हैं सब। तो प्योरिटी, तन मन धन की प्योरिटी आप हमेशा ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको कंडीशनल बना दिया। दुनिया में कहते हैं कि जब तक आप मैरिजेबल एज के नहीं हैं तब तक तो प्योरिटी ठीक है, उसके बाद आप प्योर नहीं रह सकते। आपकी बॉडीली नीड है, बायोलॉजिकल नीड है, आपको इम्प्योरिटी में जाना ही पड़ता है ना। ये हमारी कंडीशनिंग है। लेकिन आप अगर चाहें, आपको समझ आता है प्योरिटी मेरी नेचुरल क्वालिटी है, तो आप हमेशा फिज़िकल प्योरिटी को एम्ब्रेस कर सकते हैं। माइंड की प्योरिटी, लोग कहते हैं करप्शन, लोग आजकल एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या, डिप्लोमेसी, है ना। कहते हैं डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा ऐसे स्ट्रेट नहीं सोच सकते, हमेशा आप इससे सीधा सीधा नहीं रह सकते, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। मैंने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रेट सोचा है, मेरे को कभी नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको बताती हूँ, मैंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि सामने वाला कैसा सोचता है, और अगर किसी की सोच में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कभी फिगर आउट नहीं करना पड़ा। वो बात अपने आप मेरे सामने आई, मेरे सामने अपने आप आई। मैंने कभी किसी के थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश नहीं की। मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कुछ प्लानिंग, कन्नाइविंग कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने 12-15 वर्ष तो जॉब भी किया, ऑफिस में भी रही, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की। आई नेवर मेस्ड अप विथ माई माइंड। मैंने इसको कभी मैला नहीं किया कि वो क्या सोच रहे हैं, वो ऐसा मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो मेरा बुरा चाह रहे हैं, ये मैंने कभी पता करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो पता करने की बात थी वो मेरे सामने आप ही आई। मैंने कभी जाकर उसके पीछे टाइम और थॉट वेस्ट नहीं किया। एक बार तो एक कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा था, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप था ऑफिस का, गलती से उसके अपने हाथ से वो जो उसका मैसेज था वो वहाँ डल गया एंड एवरीबडी सॉ इट। तो वो जो भी कर रहा था उसका इंटेंशन वैसे ही रिवील हो गया। तो मुझे किसी ने कहा कि वो इतना कुछ कर रहे थे, आपको पता नहीं था। तो मैंने कहा मुझे तो पता करना भी नहीं पड़ा, तो मेरा टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ, और जो उसमें डैमेज कंट्रोल होना था वो हो गया। तो माई जॉब इज़ डन, है ना। तो मैं क्यों जाऊँ अपना थॉट को वेस्ट करके या अपनी एनर्जी को उसमें इम्प्योर बनाऊं। तो आप अपने आप को यदि समझते हैं कि मन को पवित्र रखना मेरा बर्थ राइट है, मैं हमेशा अपने माइंड को क्लीन रख सकता हूँ। कोई सर्कमस्टेंस, कोई बात ऐसे नहीं है कि आपको इसको ख़राब करना नेसेसरी हो, ठीक है। और इवन मनी, कई बार लोग कहते हैं ना कि गलत खाना पीना या गलत जगह पे पैसा लगाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे एक मेरा कज़न है, तो मुझे एक बार कहता है कि मैं बिज़नेस करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि डील होते समय सामने वाला आपको शराब ऑफ़र करता है, तो आपको लगता है अगर हम ना पिए इनके साथ तो फिर शायद हमारी डील कैंसिल हो जाएगी, तो हमें पीना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे चलेंगे तो डील हो या ना हो, धीरे धीरे आप वैसे ही शराब पिएंगे, क्योंकि संस्कार बन जाएगा। तो आपके पास हमेशा चॉइस है, आप किस तरह की प्योरिटी
तन मन धन की फॉलो करना चाहते हैं, आप अपना पैसा करप्शन में लगाना चाहते हैं, किसी को ब्राइब देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस मान्यता में चलते हैं कि कलयुग में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी ज़रूरी है ना, या होता ही है, तो फिर वो मान्यता आपको इम्प्योरिटी की तरफ लेकर जाती है। वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो आप हमेशा तन मन धन से प्योर रह सकते हैं। समझ रहे बात? हाँ, तो ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है, लेकिन क्योंकि हम इसे भूल गए तो हम इम्प्योरिटी को आज नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, नेचुरल मानने लगे हैं। ओके, और जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम है वैसे हमारे कर्म है, वैसा हमारा संस्कार बन जाता है। फिर संस्कार इतना पक्का हो जाता है कि हम सोचते भी हैं ना कि हम प्योरिटी सीधे सीधे रास्ते पे चलें, तो हमें लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको अपने एग्जाम्पल से बताया, कभी कोई टेढ़ा काम नहीं किया है। एक बार कोशिश भी की थी पर मुझे पता चला आई एम नॉट गुड एट इट, है ना, क्योंकि जो काम आप कभी करते नहीं हैं तो आपको, आप करते भी हैं तो उनके जैसा नहीं कर सकते जैसा वो करते हैं। तो फिर मुझे लगा लेट मी स्टिक टू जो मुझे आता है, मुझे सीधा सीधा चलना आता है तो मैं वही करूँ। ठीक है, समझ आ रही है बात? हाँ, तीसरा गुण पीस, शांति। अच्छा, प्योरिटी और शांति हो गया। फिर प्रेम, लव। अब आपका बिलीफ सिस्टम प्रेम के बारे में क्या है कि प्यार दूसरा हमें देता है ना, आई लव यू, है ना, एंड यू लव मी, आई कैन नॉट लव मी, है ना। मैं अपने को स्नेह या प्रेम नहीं दे सकता, मैं आपको दूंगा, आप मुझे देंगे, है ना। लेकिन अगर आप उसको दे सकते हैं तो अपने आप को क्यों नहीं दे सकते? बेसिकली जब आप कहते हैं ना मैं आपको प्यार दूंगा, तो आपके पास है ही नहीं, अगर होता तो अपने आप को दे लेते ना। लेकिन ये वो बेट है, वो क्या कहते हैं, कांटा है, जिसमें आपको सामने वाले को फंसाना है और फिर उसको ये एश्योरेंस देना है कि मैं आपको बहुत प्यार से रखूँगा, और वो जब फंस जाता है तो आप उसे कहते हैं अब मुझे आप प्यार दो, मेरे पास तो है नहीं, राइट। तो हर व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे को कह रहा है आई लव यू, आई विल लव यू फॉर एवर, लेकिन मैं बस अपने साथ अच्छा नहीं हो पा रहा हूँ, बाकी आपके साथ बहुत अच्छा रहूँगा, बहुत प्यार से रहूँगा। और फिर वो व्यक्ति फंस जाता है तो फिर कहते हैं अब मेरे पास तो है नहीं, अब तुम ही प्यार करो, तुम ही साथ निभाओ, तुम ही सब कुछ करो। ठीक है ना? हाँ, मुझे एक बात बताओ, जब आपको किसी से प्यार होता है तो प्यार हो गया, अब आप दौड़ के उसको बताने क्यों जाते हो? दौड़ के बताने क्यों जाते हो? क्योंकि बेसिकली प्यार करना मकसद नहीं है ना, प्यार पाना मकसद है। तो उसे बताएंगे नहीं तब तक वो उस झांसे में कैसे आएगा, तब तक वो, है ना। तो बात ये कहना है आई लव यू, लेकिन सोचना है प्लीज़ यू लव मी। ठीक है ना। तो परमात्मा हमें बताते हैं स्नेह तुम्हारी अपनी क्वालिटी है, तुम किसी से मांग के प्यार नहीं ले सकते, क्योंकि आज हर कोई यही कर रहा है। आप सोच रहे हैं आप उसको झांसा दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं वो आपको दे रहे हैं, है ना। वो सोच रहे हैं हम भी 10 वर्ष से जिसको ढूंढ रहे थे वो अब मिल गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब ये सब करेंगे और हम आराम से जीवन एंजॉय कर रहे हैं। दोनों यही सोच रहे हैं और फिर सारी ज़िंदगी झगड़ा चल रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने मुझे धोखा दिया, है कि नहीं। तो आजकल किसी को पूछो ना, भाइयों को पूछो आपको कैसी वाइफ चाहिए, तो पूरी लिस्ट है उनके पास, और आप कैसे हस्बैंड बनेंगे कोई लिस्ट नहीं है, है ना। बहनों का भी यही हाल है। और फिर जब दोनों मिलते हैं तो अपनी अपनी लिस्ट में चेक करते रहते, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, है ना। और जो कन्फ्यूजन है, एक्सपेक्टेशन है और डिसअपॉइंटमेंट है बढ़ती चली जाती है। लेकिन स्नेह माना समझना कि मैं खुद स्नेह स्वरूप हूँ और प्यार किसी से पाने से नहीं मिलता। जब आप अपने हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन को लवफुल बनाते हैं तो आप खुद
लव्ड फील करते हो। आज हम सारे दिन क्या कर रहे हैं, मानो कोई वीडियो भी पोस्ट करते हैं, फ़ोटो भी पोस्ट करते हैं। आज आपके कितने फ्रेंड्स हो गए ना, पहले तो 2-4 होते थे, अब फेसबुक पे 1500 2000 फ्रेंड्स हैं लोगों के। अब वो जो फ्रेंड्स हैं वो लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन हम उस लाइक को रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हमें लगता है कि पता नहीं लाइक तो कर रहे हैं, लेकिन किस भावना से कर रहे हैं पता नहीं। और आप भी उनकी पिक्चर्स को जब लाइक कर रहे हैं तो आपके अंदर चल रहा है, लग तो अच्छे नहीं रहे, वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब हमारी फ़ोटो को लाइक करते तो हमें भी करना पड़ता है ना। तो ये चल रहा है। तो आप सोचो कि यहाँ क्या चल रहा है, ऑपोजिट ऑफ लव। और हाथों से क्या क्लिक हो रहा है, हार्ट बड़ा वाला, है ना। तो हाथों से थम्स अप, हाथों से हार्ट, लेकिन यहाँ से लैक ऑफ लव, ऑपोजिट ऑफ लव। तो इसीलिए हम इतने लाइक्स, इतने हार्ट्स लेते हुए हम खाली होते चले जा रहे हैं सारे दिन। तो ये है अबाउट लव। तो लव इज़ इन एक्सप्रेशन ऑफ लव, नॉट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ लव। अब इससे जुड़ी एक बात आती है, दुनिया में लोग समझते हैं कि हम संबंधों में इसलिए रहते हैं ताकि वो हमें प्यार दें। द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप्स इज़ टू बी लव्ड, ये हम सोचते हैं। और कई बार व्यक्ति हमें ये भी कह देता है, जब आप लोग अपने अंदर इतने कंप्लीट फील करते हो तो आप लोगों को तो जंगल चले जाना चाहिए, है ना। दुनिया में रहने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में तो वो रहते हैं जो खाली हैं और दूसरों से मांग रहे हैं, है ना। तो हम समझते हैं सोसाइटी में रहना, फैमिली में रहना, ये उनके लिए जो खाली है, क्योंकि संबंध हम बनाते हैं प्यार मांगने के लिए। लेकिन एक्चुअली संबंधों का पर्पस ये नहीं है। आप संबंधों में रहते हैं ताकि आप अपनी लव की एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकें, है ना। आप एक छोटी सी बात विचार करो, आप रोज़ कहते हो ना, हम इनके लिए उठते हैं, इनके लिए करते हैं, इनके लिए कमाते हैं, इनके लिए ऐसा करते हैं, एहसान तो काफ़ी जताते हो, है ना। तो सारे दिन करते हैं। अब आप एक सीन इमेजिन करो, आप एक दिन उठे, कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कुछ करना है, ना कोई व्यक्ति आपका वेट कर रहा है, ना कोई काम आपका वेट कर रहा है। आपको बहुत खुशी होगी उस दिन। कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, हाँ कि नहीं। वो दिन अगर आ जाए तो आप घबरा जाएंगे उस दिन को देखकर, है ना। फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। क्योंकि आज व्यक्ति का भाभी, मैं आज किसी ने मुझे भेजा था, मैं बहुत सालों से किसी ऐसे का इंतज़ार कर रहा था जो मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, फिर मुझे फ़ोन मिल गया, है ना। तो फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है और कोई व्यक्ति नहीं है, कोई काम नहीं है जो आपका वेट कर रहा है, तो आपको उस दिन खुशी नहीं होगी, उस दिन बहुत दुख होगा। क्यों? क्योंकि आपको रिश्ते इसलिए नहीं चाहिए कि आप उनसे कुछ ले सकें, लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी है, आप रोज़ सुबह उठते हैं ना, आपको टाइम, थॉट और एनर्जी फ्री मिलता है। दिस इज़ फ्री गिफ्ट। हर दिन आपको 24 घंटे थॉट क्रिएट करने की पावर और एनर्जी, ये फ्री मिलते हैं। अब जो चीज़ फ्री मिलती है उसकी प्रॉब्लम ये होती है, आप अगर उसे यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम बन जाती है ना। तो जो परिस्थितियाँ हैं, जो काम हैं, जो संबंध हैं, जो आपको एक रीज़न दे रहे हैं कि आप अपना टाइम, थॉट, एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकें प्रॉपरली, उनके प्रति हमें थैंकफुल होना चाहिए। आप सुन रहे हो तो मैं बोल रही हूँ ना, नहीं तो मैं क्या करूँगी ज्ञान का, है ना। तो सुनने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बोलने वाला, है ना। रिसीव करने वाला उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खाना बनाने वाला। अगर वो ना हो तो आप भी अपना टाइम पास कैसे करेंगे। मैं ऐसा समझती हूँ कि लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम पास है ना। लाइफ इज़ अ बिग टाइम पास। रोज़ आपको टाइम मिलता है और आपको उसको पास करना है, एंड द वे यू पास योर टाइम वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करता है। आप अपना समय किस तरह से पास कर रहे हैं
वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करता है। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है प्रोडक्टिव, तो आप अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे टाइम पास करते हैं और इसीलिए आपकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब होती जाती है। और जब आपके पास सही रीजंस हैं जिस पर आप अपना टाइम थॉट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, तो वो रीज़न आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस कर रहा है। ठीक है ना? तो फाइंडिंग रिलेशनशिप्स जहाँ आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कोई काम जहाँ आप कुछ अपनी गुण शक्तियाँ विशेषताओं को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। ओके, तो ये हमें समझना है कि प्यार पाने के लिए संबंध नहीं है, आपके पास जो शक्तियाँ हैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए संबंध चाहिए, है ना? इसीलिए तो हम लोग जंगल नहीं जाते, है ना? हम लोग राजयोगा करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, क्योंकि हमें समझ आया है कि ये जो हमारी अपनी स्टेट है जिसमें भरपूरता है, तो वो भरपूरता हमें एक्सप्रेस करके दूसरों को भी बेनिफिट करना है, राइट? अब दूसरी चीज़ है खुशी। आप खुशी के लिए क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? आजकल बिंज वॉचिंग करते हैं रोज़ लोग, है ना? बहुत सारा कुछ देखते हैं आजकल, जैसे ही फ्री होते हैं फ़ोन पकड़ते हैं और कुछ ना कुछ देखना शुरू कर देते हैं। अब आप एक दिन ये सवाल का उत्तर अपने आप से लेना कि जब आप 3-4 घंटे या 2 घंटे कंटिन्यूसली कुछ देख रहे हैं, उसके बाद जब आप अपना फ़ोन रखते हैं तो आपको ज़्यादा टायर्ड, ज़्यादा ड्रेन्ड फील होता है या बहुत खुश और एनर्जाइज्ड फील होता है? आपको ड्रेन्ड और टायर्ड फील होता है। और रिसर्च कहती है बिंज वॉचिंग इज़ कनेक्टेड टू डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं कि आपको कोई खुश करेगा, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप अपनी जो खुश रहने की, क्रिएट करने की एबिलिटी है, उसको उतने टाइम ब्लॉक करके रख रहे हैं। तो जब आप उसको बंद करते हैं फ़ोन को, तो आपका सामना किससे होता है? जो आपकी इनर स्टेट है, जिसमें आपने अपनी खुशी को तो 2 घंटे ब्लॉक किया हुआ है, तो वो अनअवेलेबल रहती है ना? मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बार ऑफिस में मैं बैठी थी, तो मेरे सामने एक भाई बैठा था, उससे मुझे कुछ काम था, तो उसका कंप्यूटर का स्क्रीन उसके तरफ था, मैं उसका बैक साइड देख पा रही थी स्क्रीन का, और वो बहुत इंटेंटली उस स्क्रीन पे कुछ देख के कर रहा था। तो मुझे लगा बिज़ी है, तो मुझे काम था, लेकिन मैंने सोचा मैं वेट कर लेती हूँ, जब ये थोड़ा आँख उठाएंगे तो मैं पूछ लूँगी। तो मैं उसको देखती रही थोड़ी देर, तो वो एकदम ध्यान से देख रहा था, नो एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। तो जब उसने सर उठाया तो मैंने उसको पूछा, मैं आपको कुछ डिस्टर्ब कर सकती हूँ, मुझे एक हेल्प चाहिए? तो कहते हैं आप पहले बोल देते, मैं तो फ्री बैठा था। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे थे? तो कहते हैं मैं स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था। मैंने कहा मैं आपको आधे घंटे से देख रही हूँ, आप बिल्कुल नहीं हंसे, यू हैव नॉट इवन स्माइल इन दैट हाफ एन आवर। आप स्टैंड अप कॉमेडी क्यों देख रहे थे? आप कॉमेडी देख रहे थे या कॉमेडियन को चैलेंज कर रहे थे? हंसा के तो दिखाओ, है ना? तो हमारा ये हाल है कि हम स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं और हम हंसते नहीं, ना उसको बंद करते हैं ना हंसते हैं। अगर वो अनफनी है तो आप उसे बंद कर दीजिए, और अगर वो फनी है तो आप हंसिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं सारे दिन? तो परमात्मा हमें कहते हैं ये जो तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें खुशी देगा, कोई तुम्हें, और तुम वेट कर रहे हो कि कोई ऐसा जोक आएगा जो मुझे हंसाएगा, कोई ऐसा मैं वीडियो देखूंगा जिसमें मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन उतनी देर तुम अपनी जो क्रिएटिव एबिलिटी है उसको सप्रेस कर रहे हो, और इसी कारण तुम्हारी खुशी की स्टेट धीरे धीरे कम हो रही है ना? आजकल लोग कहते हैं रिटेल थेरेपी, लेकिन रिटेल थेरेपी सिर्फ रिटेलर के लिए होती है, कस्टमर के लिए नहीं होती, है ना? उसके लिए तो थेरेपी ही है कि आप बहुत सारा सामान उससे ख़रीद के ले जा रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि सामान इकट्ठा करने से हमें खुशी मिलेगी। आप आज चेक करना आपके घर में ऐसा कितना सामान है
जो खरीदने के बाद कभी यूज़ नहीं हुआ, कभी भी यूज़ नहीं हुआ। कम से कम 3-4 तो ऐसे ड्रेसेस भी निकल आएंगे जो आपने खरीदी पर कभी नहीं पहनी, है ना। तो ये क्या है, ये सब हम करते हैं खुशी के लिए, लेकिन वो खुशी नहीं, क्लटर बढ़ा रहे हैं, है ना। हमें लगता है उसको खरीद के हमने खुशी ली है, लेकिन वो आपके घर का क्लटर बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक भाई की बात बताती हूँ। आर्मी में है वो भाई। तो एक बार आए तो वसंत कुंज में रहते हैं। अब वसंत कुंज में फ्लैट्स छोटे तो नहीं होते हैं ना, तो मुझे कहते हैं दीदी यहाँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े कमरे हैं, खुला खुला है। तो जब उसने 2-3 बार कहा ना, तो मैंने कहा आप तो वसंत कुंज में रहते हैं, ऐसे छोटे कमरे तो आपके भी नहीं होंगे, और ऐसा कोई बड़ा यहाँ भी कमरा नहीं है ना, ये तो बहुत छोटा छोटा सेटअप ही है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है, कोई ख़ास कारण है। तो मुझे कहते हैं उसके लिए तो आपको मेरे घर चल रहा होगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप बताइए, हम समझ जाएंगे तो मुझे कहते हैं कि मेरे घर में एक भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ सामान न रखा हो। हमारी जो टेबल है उसके नीचे भी ऐसे, है ना, थान लगे हुए हैं कपड़ों के, चीज़ों के। तो मैंने उसको कहा क्यों, तो कहते मेरी वाइफ बहुत शॉपिंग करती है। तो मैंने उनको कहा क्यों, तो कहते वो तो वाइफ से पूछना होगा। मैं नहीं, आप राइट पर्सन है, आपको ठीक मालूम है आपने क्या किया कि वो इतनी शॉपिंग करती है तो मुझे कहते मैं तो आर्मी में था, तो पत्नी अकेले ही रही हमेशा, और माँ के साथ रही क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती थी। तो माँ मेरी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, टेम्परामेंटल है, तो उनके साथ रहते रहते बहुत चिड़चिड़ी हो गई। और फिर मैं तो कभी कभी आता था, तो उसने ये जो शॉपिंग में अपना सारा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे सिर्फ माहौल बिगड़ा है, खुश तो वो आज भी नहीं है ना। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इन चीज़ों से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी मिलती है जब आप अपने मन वचन कर्म तन मन धन से कुछ देते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं। आप जब कुछ भी क्रिएट करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। चाहे वो किसी को आप 2 मिनट की शांति देते हैं, कोई अच्छी बात ही बताते हैं, आपको खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि वहाँ से आएगी, वस्तु से आएगी, वैभव से आएगी, तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे ही हम सोचते हैं पावर, शक्ति। शक्ति कैसे, आपको पावरफुल कैसे फील होगा, जब आप सबको कंट्रोल कर लेंगे। आप पावरफुल कब फील करेंगे, जब आप सबको कंट्रोल कर लेंगे। आपके सामने कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, कोई आपके ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जाएगा। लेकिन एक्चुअली वो ये जो कोविड आया, उसमें हमें पता चला कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप अपनी बॉडी की हेल्थ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो पावर का हमारा आइडिया है कि दूसरों को कंट्रोल करके पावरफुल फील करते हैं, ये फ्लॉड है। पावर का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, जब आप किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते तो वो पावर है। कोई आपके साथ कितना भी रूड है, आप अपनी शांति नहीं खोते। आपके पास कुछ हो ना हो, आप हमेशा खुश हैं, तो वो उसको कहेंगे पावरफुल, है ना। जैसे आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, अगर मैं सब कुछ करके भी आपको हिला ना पाऊँ तो क्या कहेंगे कि आप बहुत पावरफुल हैं। तो जब आपको कोई हिला ना पाए, उसे कहेंगे पावरफुल। आप सबको कंट्रोल करें, वो राइट डेफिनेशन ऑफ पावर नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर ये मान्यताएं चलती हैं, इसीलिए हम इंस्टेड ऑफ बीइंग पावरफुल वी आर सीकिंग पावर, है ना। इंस्टेड ऑफ बीइंग लवफुल वी आर सीकिंग लव। और इसी कारण से हम क्रिएट करने की जगह वेट कर रहे हैं और खाली होते चले जा रहे हैं। और इस करने में हम बहुत सारे एनर्जी ब्लॉक करते हैं। जैसे आप सोचते हैं आपको दूसरे से प्यार मिलना चाहिए, तो जब नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं, जब तक वो स्माइल नहीं करेंगे, वो प्यार से बात नहीं करेंगे, तब तक हम भी नहीं करेंगे, है ना। और धीरे धीरे कोई स्माइल नहीं कर रहा और आप भी भूल चुके हैं स्माइल करना,
ठीक है ना। कोई स्माइल नहीं करेगा तो आप कितने दिन स्माइल नहीं करेंगे? सारी ज़िंदगी। आपको देख के कोई नहीं मुस्कुराएगा तो आप सारी ज़िंदगी नहीं मुस्कुराएंगे, तो आप क्या खोएंगे? अपनी हंसी। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि जो आप सोच रहे हैं कि बाहर से मिलेगा और उस कारण से आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक करके बैठे हैं, उससे आपकी जो अपनी अंदर की जो रगें हैं, जो सुख शांति से भरपूर होनी चाहिए, वो सूखती चली जा रही है। यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर लूजिंग इट। तो इसीलिए अब हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे कि मैं आत्मा इन सातों गुणों से भरपूर हूँ और मुझे अपने हर थॉट, वर्ड और एक्शन में शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप रहना है, चाहे कोई रहे या ना रहे, है ना। हम दुनिया में कहते हैं छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, है ना। इसका मतलब छोटों से सम्मान लेना है, बड़ों को सम्मान देना है। यही इक्वेशन है ना। आप बड़ों को सम्मान देंगे, छोटों से लेंगे, ठीक है। और अगर छोटे सम्मान नहीं देते तो क्या करेंगे? अपमानित महसूस करते रहेंगे। यही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम अपने बड़ों को सम्मान देते हैं, ये हमें क्यों नहीं देते? लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं तुम जो दोगे वो तुम्हें ऑटोमेटिक मिलेगा। अगर छोटा भी तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा तो तुम दे दो, तुम दोगे तो वो भी देना सीख जाएगा। लेकिन अगर हम वेट करते रहें कि नहीं, नियम तो ये कहता है बड़े को तो मैं नमस्ते करूँगा, लेकिन छोटा पहले आके मुझे नमस्ते करेगा। अब उसने किया नहीं और आप उसको देख रहे हैं कि वहाँ भी चला गया, उससे भी बात कर रहा है, मुझे 3 बार देख चुका है, मुझे तो नमस्ते नहीं कर रहा। तो फिर उस वेट में आपकी एनर्जी क्या हो रही है? आप धीरे धीरे इंसल्टेड फील कर रहे हैं, ड्रेन फील कर रहे हैं। तो परमात्मा हमें कहते हैं जब तुम क्रिएट करके रेडिएट कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो इन रेसिप्रोकेशन, तो तुम वेट क्यों कर रहे हो? ठीक है। अब से पहले मैं प्यार से बात करूं, पहले मैं रिस्पेक्टफुल रहूं, पहले मैं शांत रहूं, पहले मैं खुश होकर खुशी दूं। करेंगे ऐसा? करेंगे ऐसा? या ईगो आएगी बीच में? ईगो आती है बीच में। ईगो किसका नुकसान कर रही है? सिर्फ और सिर्फ आपका, ठीक है ना। और ईगो क्या है वैसे? कितनी ईगो है आपकी 1 on 10 में? 1 to 10 के स्केल पे आपकी फ़िलहाल ईगो मीटर कितना है? हम उसको मेंटेन करते हैं ना, तो कहाँ मेंटेन हो रहा है? नज़र आता है कुछ? कुछ नज़र नहीं आता। ये सब हम इंटरनल कैलकुलेशन करते रहते हैं। हमें लगता है यहाँ हमारी इज्जत चली गई, यहाँ हमारी इज्जत बन गई ना। सिर्फ आपको लग रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पिताजी जो हैं वो गोल्ड का बिजनेस करते थे। तो क्या हुआ कि हम लोग छोटे थे ना, तो रोज़ आएंगे और आज सोने का भाव गिर गया, आज सोने का भाव बढ़ गया। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे समझ नहीं आता था ये सोने का भाव गिर गया, सोने का भाव बढ़ गया। अब सोने का भाव गिर गया तो बहुत दुखी है, घर में मातम है। सोने का भाव बढ़ गया तो खुशी हो रही है, सब खुश हैं। तो कुछ दिनों के बाद मैंने अपने पिताजी को बिठा के पूछा, हम लोग दुकान बेच रहे हैं क्या? तो मुझे कहते हैं कि नहीं बेटा, क्यों दुकान क्यों बेचेंगे? तो मैंने कहा फिर ये बढ़ता है तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है? वो तो वही है ना, हम तो बेच नहीं रहे हैं उसको। तो कहते नहीं बेटा, वो ना, तो वो समझा नहीं पाए क्योंकि ऑब्वियसली कुछ होता नहीं है, इट इज़ साइकोलॉजिकल। तो कहते तुम नहीं समझोगे लेकिन होता है। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता है, और आप है ना ऐसे तंग मत किया करो हमें सारे दिन, सोने का भाव बढ़ गया, सोने का भाव घट गया। तो ये सब कुछ साइकोलॉजिकल है। मेरी इज्जत बढ़ गई, मेरी इज्जत घट गई, ये भाव बढ़ गया, ये भाव घट गया। इवन आज जो आप पैसे के बारे में भी सोचते हैं, है ना, मेरे पास बहुत पैसा है या पैसा कम हो गया, आज आपका पैसा सिर्फ एक वर्चुअल नंबर है। आप जानते हैं
कल कंप्यूटर्स क्रैश हो जाएंगे, यू डोंट हैव एनी मनी. इट इज इन द माइंड. इवन मनी इज इन द माइंड टुडे. आपके पास है कोई प्रूफ आपके पास इतना पैसा है? आपका वो सिस्टम नया दिखाया, आपके पास कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, है ना. तो ये सब कुछ साइकोलॉजिकल है. ये इज्जत बढ़ गई, इज्जत घट गई, पैसा बढ़ गया, पैसा घट गया. जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं वही रियल है. जो आपने खर्च कर दिया वो रियल है. जो आप सोच के बैठे हैं वो रियल नहीं है. इसीलिए हमें क्या करना है, जो रियल है, द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, द फीलिंग ऑफ पीस, उसके पीछे अपना एनर्जी लगानी. अब हमें ये नहीं सोचना है अगर मैंने पहले बात की, मैंने पहले ग्रीट कर लिया, पहले स्माइल कर लिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी. कुछ नहीं होगा. आप अगर पहले करेंगे तो आप खुश फील करेंगे, शांत फील करेंगे. वो रियल है. वो जिसके पीछे आप खुशी शांति गंवा रहे हैं वो साइकोलॉजिकल है. मुझे एक बार एक बहन आई और कहती है, रो रही थी, बहुत बुरी तरह से रो रही थी. फिर मैंने उसको कहा क्या हुआ, तो कहती है मैं 50% की पार्टनर हूँ बिज़नेस में, ना, यही साकिब का काम है. तो 50% की पार्टनर हूँ बिज़नेस में, लेकिन मुझे किसी बात में पूछते नहीं हैं, कभी राय नहीं लेते, अपने अपने चलाते हैं, मेरी तो कोई ओपिनियन की वैल्यू ही नहीं है. तो बहुत रोई, बहुत रोई. फिर मैंने उसको बोला आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिज़नेस प्रॉफिटेबल है? तो कहते हैं हाँ बिज़नेस तो प्रॉफिटेबल है. मैंने कहा आपको बैठे बैठे बिना दिमाग लगाए आपका 50% बढ़े जा रहा है. आप क्यों रो रही हो? आपको क्यों उसमें इतना दिमाग लगाना है? तो मुझे कहती नहीं, पर मुझे पूछना तो चाहिए ना. मैंने कहा देखो आपसे तो मैं अच्छी हूँ, मेरे बैंक में तो कुछ भी पैसा नहीं है, आप तो 50% की मालकिन हो, आप दुखी हो, रो रही हो, और मेरे पास जो कुछ नहीं है मैं खुश हूँ. तो आपको तो इतना बिजनेस का मालकिन हो के क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं. क्योंकि जिसके अंदर ईगो है, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं देखा, वो हमेशा दुखी रहता है ना. तो अगर आपके पास इतना पैसा हो के भी मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं देखा करके आप दुखी हो, तो उससे तो वो ठीक है जिनके पास कुछ भी नहीं है. तो परमात्मा हमें कहते हैं इस ईगो के चक्कर में नहीं पड़ो. ईगो इज साइकोलॉजिकल, हैप्पीनेस इज रियल. आप हैप्पीनेस को फील करते हो. हैप्पीनेस से आपका रोम रोम खिलता है. आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको कहते हैं आपकी बॉडी में हार्मोन लेवल अच्छा है, डोपामाइन अच्छा है ना, या कोई और सिक्रीशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस. और ईगो से क्या हो रहा है? कुछ बढ़ घट रहा है. हाँ, इनफैक्ट नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा जा रही है. तो अब से ये समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं खुद ही 7 गुणों से बनी हुई हूँ. मेरे अंदर हमेशा शांत रहकर शांति में सोचना, बोलना, कर्म करने की कैपेसिटी है. प्रेम स्वरूप रहकर प्रेम से कर्म करने की कैपेसिटी है. हर गुण का स्वरूप बनकर खुद कर्म करना है, दूसरे का वेट नहीं करना. और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती जाएगी. ठीक है, आप लोग एग्री करते हैं इससे? या सीढ़ी उतरते उतरते हाँ बात तो अच्छी है पर, है ना, किंतु परंतु में रह जाएंगे? ऐसा करेंगे? ऐसा इतनी पहल करेंगे प्रेम स्वरूप रहने की, खुश रहने की, शांत रहने की, तो ये आज लेकर जाएंगे क्लास से. कोई क्वेश्चंस हैं आपके? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए या नहीं? सब प्रश्नों से परे हो गए हैं. परमात्मा कहते प्रश्नों से परे प्रसन्नचित्त हो गए हैं सब, है ना. ठीक है, चलिए. हाँ जी. नहीं, एटीट्यूड और ईगो तो जैसे हम लोग कहते हैं ये एटीट्यूड दिखा रहा है, वो एक्चुअली ईगो है. लेकिन जो एक्चुअली एटीट्यूड जो शब्द है उसको हम हिंदी में कहते हैं वृत्ति.
जो आपका दृष्टिकोण तय करता है वो आपका एटीट्यूड है ना। तो जिसको हम कहते हैं योर एटीट्यूड डिटर्मिन्स योर ऑल्टीट्यूड। दुनिया में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो आपका एटीट्यूड है वो आपका ऑल्टीट्यूड तय करता है। आप कितना ऊंचा जाएंगे वो आपका एटीट्यूड तय करता है। तो ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं इससे हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है टुवर्ड्स सिचुएशंस, टुवर्ड्स बिहेवियर, टुवर्ड्स द वर्ल्ड। इसको हम एटीट्यूड कहते हैं। और जो दुनिया में कहते हैं ना इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, वो ईगो है एक्चुअली। वो उसका एक रॉन्ग यूसेज है एक्चुअली उस वर्ड का। हाँ, ईगो नेगेटिव ही होती है, क्योंकि ईगो के साथ हमेशा एक शब्द आता है हर्ट्स। ईगो हर्ट्स, है ना। ईगो हर्ट होती है। जब ईगो बूस्ट भी होती है तो वो उस बैलून की तरह जो फूलेगा फूलेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना। तो ईगो हमेशा नुकसान ही करती है। जब वो फीड होती है तब भी नुकसान करती है, क्योंकि वो आपके गिरने के चांसेस बढ़ाती है। और जब वो फीड नहीं होती तब भी दुख देती है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम है कि मेरी ईगो फीड होनी चाहिए। तो ईगो कभी किसी का फ़ायदा नहीं करती। लेकिन ये जो आपने ईगो का सब्जेक्ट उठाया है इसको हम कल अच्छे से समझेंगे कि जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, है ना, और ईगो कहते हैं, इन बातों में क्या अंतर है। और जैसे हमने कहा कि आप किसी के सामने पहले बात करने से या किसी के साथ प्यार से बोलने में पीछे नहीं हटो, तो क्या उसमें हमारा स्वमान या सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं घट जाती, है ना। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने उनसे प्यार से बात कर ली और वो सोचते हैं कि ये अपने फ़ायदे के लिए हमसे प्यार से बात कर रहे हैं, तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है ना। तो ये सही है या नहीं? सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आपकी रिस्पेक्ट अपने लिए, तो वो कोई दूसरा नहीं हर्ट कर सकता, समझे। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब वो रिस्पेक्ट जो आपकी अपने लिए है। तो जब आपका इंटेंशन राइट है तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं हो सकती। वो आपकी ईगो ही है जो हर्ट होती है, परसेप्शन की। वो अगर मेरे बारे में ऐसा सोचे कि मैं सेल्फिश हूँ तो मैं सेल्फिश हो जाऊँगा। आप बचपन में सुनते थे ना, आपको कोई ऐसा सोचेगा तो हो थोड़ी जाओगे, है ना। मानो आपने किसी से सही इरादे से बात की, वो सोचता है इनका काम है इसलिए बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका कुछ नहीं जाता, आपका कोई नुकसान नहीं होता, है ना। लेकिन अगर आप इस बिलीफ सिस्टम में चलते हैं कि सामने वाले ने मुझे सेल्फिश सोचा तो मेरा नुकसान होता है, तब आपका नुकसान होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। हम लोग सारे दिन सेवा करते हैं और मेजॉरिटी आत्माएं ऐसी होती हैं जो इस बात को समझती हैं कि हाँ यहाँ सेवा होती है, कल्याण का काम होता है। लेकिन ऐसे 2-4 लोग रोज़ होते हैं जो हमारे इंटेंशंस को डाउट करते हैं, जो उल्टा सीधा बोलते भी हैं, लिख के भी भेजते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें रोज़ होती हैं, है ना। ऐसे भी होते हैं जो हमें गालियाँ दे के ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जब आप उनको एक पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हो तो भी ये होता है। तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता। जब आप कोई भी अच्छी चीज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको होगा, सामने वाला उसको वैसे रिसीव करेगा जैसा वो है, जैसा वो है वो वैसा रिसीव करेगा, और जैसा वो रिसीव करेगा वैसा वो रिस्पॉन्ड करेगा। उसमें आपका कुछ नहीं जाता है। अगर कोई आपके अच्छे एक्शन को गलत रीड करता है तो उससे आपका नुकसान नहीं होता है। इस बात को क्लियर रखें और आप डीमोटिवेट ना हो। मैं आपको एक फैक्ट ऑफ कलयुग बताती हूँ। यहाँ ग्रैटिट्यूड लेवल बहुत लो है। पीपल हैव नो ग्रैटिट्यूड, है ना। मैं आपको एक भाई की बात बताती हूँ। उनके 3 बेटे उनको छोड़ के चले गए। एक उनके यहाँ सर्वेंट था,
उसने उनका साथ दिया, ही डिड नॉट लीव दैट पर्सन, लेकिन वो सर्वेंट को सारे दिन बेइज्जत करते हैं। तो आप सोचो कि वो 3 बेटों के लिए रोते हैं, मिस करते हैं उन्हें, लेकिन वो जिसने उनका साथ दिया वो उसको सारे दिन एब्यूज़ करते हैं, उसको गालियाँ देते हैं। तो ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, कि व्यक्ति का ये जो दृष्टिकोण है, अच्छे बुरे की परख शक्ति है, जो हमने समझा कि आत्मा भी डिप्लीटेड है, तो उसकी बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है कि वो अच्छाई बुराई में अंतर समझ सके। आज हम सोने और रोल्ड गोल्ड में फ़र्क नहीं जानते ऐसे ही हम अच्छाई बुराई में, असली नकली में, दुनिया में फ़र्क नहीं जानते, और मोस्ट पीपल आर लाइक दैट। तो इसीलिए आप इतना परेशान नहीं हो अगर वो आपको नहीं जान पा रहे, है ना। हीरे की परख जौहरी करता है, हर कोई जौहरी नहीं है, और आप उस एक्सपेक्टेशन में ना रहें, ठीक है। तो अगर आपके इंटेंशंस को कोई मिसलीड कर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी नेचर है, गुड फॉर देम, है ना। और इसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, एवरीबडी इज़ वेलकम टू देयर ओपिनियन वो उनका ओपिनियन है, और हर एक को पूरी फ्रीडम है वो अपना ओपिनियन रखे, अपना आइडिया रखे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे तो अगर सामने आकर कोई 10 बातें कह देता है ना कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं, उल्टा सीधा, तो मैं उसको एक भी जवाब नहीं देती, कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि व्यक्ति खुद सोच रहा है, खुद दुख पा रहा है, मुझे क्या करना है उसमें। और वैसे भी उसके सोचने से हमारी इमेज का कुछ नहीं होता हम तो जो है सो है ना, है कि नहीं, है ना। तो इस बात को समझना कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये भी ईगो है, और ईगो का मेन काम ही है आपको अच्छे कामों से रोकना। ईगो बुरी चीज़ में नहीं आती है। 4 लोगों के सामने बैठ के शराब पीने में ईगो हर्ट नहीं होती, होनी तो वहाँ चाहिए ना लेकिन बुरा काम करने में आपकी ईगो आड़े नहीं आती, अच्छे काम में आगे आड़े आती है। अच्छा बनने में, पोलाइट बनने में, सॉरी बोलने में आपको ईगो तंग करती है, क्योंकि ईगो हमारी दुश्मन है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं जब ऑफिस में थी तो हमारे कुलीग थे, नई मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, तो बहुत अच्छे राइटर थे और बहुत अच्छी किताबें लिखते थे। तो एक दिन मुझे कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी इमेज का गुलाम होता है, हम लोग अपनी इमेज के कारण बहुत सफ़र करते हैं। तो मैंने कहा कैसे? तो कहते हैं मैं ड्रिंक करना बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी किताबें लिखता हूँ, और मेरी किताबें पढ़ के लोगों को लगता है ये तो बहुत साधु होगा, तो जब मैं पार्टीज़ में जाता हूँ मुझे ड्रिंक ऑफ़र नहीं करते, तो मैं वहाँ देख देख के वापस आ जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी इमेज से सफ़र कर रहा हूँ, है ना। राइटर्स होते हैं ना, बहुत सजा सजा के बात करते हैं। तो मैंने उनको कहा तो आप उठा के पी लिया करो। तो मुझे कहते हैं ऐसे कैसे? तो मैंने कहा जब आप अपने सामने जलील हो ही सकते हैं तो दूसरे के सामने होने में क्या है वैसे भी तो आप इतनी अच्छी किताबें लिख के भी अंदर यही जानते हैं ना कि मैं पापी हूँ। तो जब आपकी सेल्फ इमेज इतनी खराब है तो दूसरों के सामने क्या इमेज बना रहे? जाके उठा के पी लिया करो, वो भी शैटर हो जाएगी, काम खत्म होगा, है ना। तो वो कहते हैं कि आई शुड नेवर कम टू यू फॉर सोल्यूशंस मैंने कहा मैं तो आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ, है ना। तो हम उस ईगो को मेंटेन कर रहे हैं जो हमारे जो हमारे अंदर इमेज अपनी खराब है। हम अपने अंदर जानते हैं हम प्राइवेट में कितने बुरे बुरे काम कर रहे हैं, और उस बुरे कामों के कारण हम अपने बारे में जो सोचते हैं वो इतना नीचे जा चुका है, और हम दूसरे के सामने कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसको इतना महत्व दे रहे हैं। तो जब हम अपनी ही नज़रों में गिर चुके हैं तो अब दूसरे की इतनी क्या परवाह करनी। और अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और अपनी नज़रों में ऊंचा उठ रहे हैं तो फिर दूसरे की क्या परवाह करनी। फिर तो दूसरा कोई कुछ भी सोचे, आपको तो मालूम है ना आप क्या कर रहे हैं और किस इंटेंशन से कर रहे हैं। तो अपनी नज़रों में उठना इम्पॉर्टेंट है या दूसरे की नज़रों में उठना इम्पॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का अंतर समझ में आ जाए।
ओके, थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। कुछ देर अपने मन को देखते हुए संकल्पों को शांत होने दें। जो भी सोच चल रही है उसे थोड़ा सेटल होने दें। अब अपने आप को याद दिलाएं, मैं ये शरीर नहीं, इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। देखें अपने आप को दोनों आँखों के पीछे बैठी सितारा स्वरूप आत्मा। मैं आत्मा एक हीरे की तरह चमक रही हूँ। कानों के बीच, आँखों के पीछे एक सुंदर जगमगाते हीरे की तरह बैठी हूँ। जैसे एक हीरा जगमगाते हुए कई किरणें बिखेरता है, ऐसे में सतोगुणी आत्मा सातों गुणों का प्रकाश अपने चारों तरफ फैला रहे हो। मेरा मस्तिष्क शांति के प्रकाश से भरपूर हो चला है। मेरे नैन संतुष्टता और खुशी की वर्षा कर रहे हैं।
मेरा मुख सिर्फ स्नेह संपन्न मीठे बोल बोल रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग पवित्रता के प्रकंपनों से भरपूर हो रहा है। मैं सतोगुणी आत्मा अपने हर अंग, हर कर्म के द्वारा चारों तरफ शांति और स्नेह का वायुमंडल बना रही हूँ। कुछ घड़ियाँ इस सुंदर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए।